इन केसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 215। पहले इस चैप्टर का हेडिंग समझ लो, मतलब समझ लो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक सिचुएशन समझो कि यहाँ टॉपिक बड़ा कॉमन सा है। कहते हैं प्रोविजंस एज टू द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। किस चीज़ से कनेक्टेड प्रोविजन होगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब क्या हुआ? कोर्ट बैठी है, जज हैं, अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में मशरूफ़ हैं, लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स पेपर कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, जज क्या फैसला जो देते हैं वो किस बिना पे देते हैं? सबूत, गवाह, इन सबको सोच समझ करके, ठीक है, उसके बेसिस पे जज अपना फैसला लेते हैं। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो जज को मिसलीड करने लगे, वो कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रेजेंट करने लगे, झूठ बोलने लगे, तो जज तो मिसलीड हो जाएंगे फिर, है ना। और जज उल्टा फैसला कहीं ना दे दे, कोर्ट अपनी डायरेक्शंस को ना खो दे, तो ऐसा बहुत होने लगता है। कई लोग होता है जो कोर्ट में आएंगे झूठ बोल देंगे कि भाई कोई हमको देखने कोई ना आ रहा है। कई लोग ऐसा होगा जो कोर्ट में नकली डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, झूठी गवाहियाँ दे देंगे। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब जो एक्टिविटीज होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब जज बैठे हुए हैं, काम में मशरूफ हैं, आर्गुमेंट्स हो रही है, अब किसी का मोबाइल बज गया कोर्ट में, तो क्या हो गई? सारी कोर्ट क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या हो जाती है? इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इफेक्ट हो जाती है। तो हम यहाँ कहते हैं ना कि एक बात बड़ा कॉमन है, प्रोविजन एज टू द ऑफेंसेज अफेक्टिंग द क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब इसमें उससे कनेक्टेड प्रोविजन होगा इस टॉपिक में जो इन चीज़ों को क्या करता है? रोकेगा। हाँ साहब, नहीं, यहाँ पे जज सख्त एक्शन लेंगे कि तुमने ये किया है, तुमने ये गलत किया है, हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, तुमको सजा देंगे। तो यही पॉइंट जो है ये चैप्टर स्पेसिफाई करता है। क्लियर है टॉपिक का ऑब्जेक्टिव? आप समझिए कि क्या क्या चीज़ होगा यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें पावर्स होंगी। तो इस सेक्शन से हो जाता है इसका 379 से, और कहाँ तक जाता है? 391 तक। अब यहाँ से समझिए जरा क्या सिचुएशन है। सबसे पहले कहते हैं कि आपको एक सेक्शन याद दिला दूँ, सेक्शन 215। सेक्शन 215 बेसिकली BNSS का एक वो ऑफेंस है जिसमें कोर्ट में हम नकली डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जो डॉक्यूमेंट क्या है? झूठा है, गलत है, ठीक है। या फिर हम प्लेंट में झूठी बातें लिख देते हैं, गलत गलत झूठी बातें लिख देते हैं। तो क्या जज पकड़ पाएंगे उसको जज पकड़ पाएंगे? अगर मेरे प्लेंट में कुछ झूठी बातें लिखी है या हमने कोई फेक पेपर लगाया हुआ है, तो क्या जज उसको पकड़ लेंगे? बताओ, व्हाट डू थिंक दैट? यस और नो? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। हो सकता है पकड़ ले, हो सकता है ना पकड़ पाए, दोनों बात हो सकती है। तो अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर जज को पता कैसे चलेगा? केस में जो दो पार्टी है दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, इसने झूठा डॉक्यूमेंट लगाया, जज नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो पकड़ पाएगा। दूसरी वाली पार्टी वो तो समझ जाएगी, बता देगी कि सर झूठा है, डॉक्यूमेंट फेक है, फर्जी है, वो तो पकड़ लेंगे। तो आप सुनिए यहाँ पे क्या कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन अपॉन एन एप्लीकेशन, कोर्ट को क्या लगा? मिला एप्लीकेशन, मेड टू इट, सही है, कोर्ट को क्या मिला? एप्लीकेशन मिला। कौन से सेक्शन का? 379 का। और दिया किसने? तो कोर्ट में दो पार्टी, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है। तो प्लेंटिफ ने झूठ बोला तो डिफेंडेंट दे देगा, डिफेंडेंट ने झूठ बोला तो प्लेंटिफ दे देगा। नहीं, दोनों में से कोई भी दे सकता है इस चीज़ को। अब हम किसी को बिठा के क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अब वो क्रॉस एग्जामिनेशन से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, तो उस वक्त तो सुन ही लेंगे, बाद में ये एप्लीकेशन लगा देंगे कि सर झूठ बोला था, इनके डॉक्यूमेंट्स देखिए, मैच कीजिए, बिल्कुल सरासर झूठ बोला था। तो कौन देगा? व्हेन अपॉन द एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ, ठीक है, एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ, कि भाई वो डॉक्यूमेंट जो लगे हैं या जो बातें कही जा रही है वो फेक है, फर्जी है। अच्छा, कभी कभी कोर्ट को भी समझ में आ जाता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तो कहते हैं और अदरवाइज, मतलब कोर्ट को खुद समझ में आ गया। अच्छा, कोर्ट को हमने बता दिया कि सर ये जो पेपर्स इसने लगाए हैं ये फेक है, ये फर्जी पेपर है, आप इसकी जांच कीजिए। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट की ओपिनियन है कि ये एक्सपीडियंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि इंक्वायरी जो है उसका क्या होना चाहिए? होना चाहिए। कौन से ऑफेंस का? जो सेक्शन 2151B में मेंशन है। 215 में वही झूठे डॉक्यूमेंट लगाने वाली बातें हैं, ये फेक फर्जी पेपर लगाया, जिसमें कोर्ट को लगता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है,
कि किस एक पार्टी जो कोर्ट में है वो झूठ बोली है, और कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई है या कोर्ट को खुद से लगा है कि जो अपराध हुआ है वो कौन से सेक्शन का हुआ है, 2151D का। सही है। किस संदर्भ में? तो कहा इन और रिलेशन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट कोर्ट, हमारे कोर्ट में झूठ बोले गए हैं, या फिर दैट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड और गिवन इन एविडेंस इन ए प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट कोर्ट। कोर्ट को लग गया कि भाई ये झूठा है, फर्जी है, तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। कोर्ट ने क्या किया? अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया, क्योंकि अब जैसे तुम कुछ बोल रहे हो तो मुझे पता लगाना है कि तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, तो मैं पहले क्या करूंगा? एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करूंगा, कि पहले पता लगाऊंगा कि हाँ बाकी झूठ बोल रहे हैं, मुझे एक बेसिक यकीन हो गया झूठ बोल रहा है। अब उसकी क्या करेंगे? मेन इंक्वायरी, मेन प्रोसीडिंग चलेगी। तो कहते हैं सच कोर्ट में आफ्टर सच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो कि उनको ठीक लग रहा है, इफ एनी एज इट थिंक्स नेसेसरी। अब सुनिए क्या कहते हैं। नंबर 1, वो रिकॉर्ड करेंगे फाइंडिंग को। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लिया और फाइंडिंग को क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे मैं तुमको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, एक नॉर्मल बात बताता हूँ, सुनो। मेंटेनेंस वाला ही केस है, और किसके बीच होती है? हस्बैंड के और वाइफ के बीच होती है। अब क्या होता है, जब मेंटेनेंस देने की बारी आती है तो कोर्ट कहती है दोनों पार्टी को अपनी अपनी एफिडेविट फाइल करो, अपनी एफिडेविट फाइल करो। तो एफिडेविट में क्या होता है? आपको अपना इनकम लिखना पड़ता है, और उसी इनकम के बेसिस पे मेंटेनेंस डिसाइड करना पड़ता है, होता है। तो हो सकता है दोनों में से कोई एक पार्टी, कोई भी पार्टी झूठी एफिडेविट डाल दी है। मान लो कि हस्बैंड ने क्या किया, एफिडेविट दिया और कोर्ट में अपनी इनकम बताया कि मैं तो 10,000 का महीने कमाता हूं बस। अब वाइफ तो इसको जानती है ये कितना अर्न करता है, ये तो जानती है कि भाई इसका तो घर से रेंट आ रहा है 20,000 के करीब, इसका दुकान से 50,000 का मंथली इनकम है, ये इधर से पैसे ला रहा है, उधर से पैसे, मतलब इसकी जो मंथली इनकम है वो क्या है? 2 लाख है, ये समझ गई, जानती है। तो अब वाइफ, जज जो है ये बोल रहा है कि 10,000 एफिडेविट में, और वाइफ बोल रही है 2 लाख है। वो अपनी एफिडेविट बता रही है कि हस्बैंड की इनकम कितना है? 2 लाख है कम से कम। तो जज किसकी बात मानेंगे? ये बताओ, जज किसकी बात मानेंगे? मेंटेनेंस 2 लाख के बेसिस पे डिसाइड करेंगे या 10,000 के बेसिस पे डिसाइड करेंगे? हाँ, तो 10,000 के बेसिस पे करेंगे या 2 लाख के बेसिस पे करेंगे? आपने पढ़ा है। तो जज क्या करेंगे? हस्बैंड के एफिडेविट को यकीन करेंगे, और 10,000 के बेसिस पे वाइफ को जो 3-4 हज़ार का मेंटेनेंस होगा मंथली वो दे देंगे। अब ये लेडी क्या करे? अब ये लेडी क्या करे? इसकी बात तो कोर्ट में नहीं सुनी गई, लेकिन ये बोल रही कि इनकम इसकी कितनी है? 2 लाख की है। तो अब ये 379 का एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगी, जो पढ़ रहे हम 379, कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो कोर्ट में झूठ बोला और झूठ बोल करके हमारा मेंटेनेंस कम करवा दिया। अब वो कोर्ट को सबूत देगी कि भाई देखो, आप, मेरे पास इसका बैंक अकाउंट है, या मेरे पास इसका इनकम टैक्स रिटर्न है, या इसका घर का कागज है, वहां से इसको इतने पैसे आ रहे हैं। तो वो कोर्ट में क्या करेगी? एक एप्लीकेशन लगा दी इस बात का। अब कोर्ट क्या करती है? कोर्ट बेसिकली उसकी क्या करेगी? वाइफ की एप्लीकेशन की क्या करेगी? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, इफ एनी, एज इफ। तो अब वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कि बाकी एप्लीकेशन में दम है या क्या है, और जो कोर्ट को लगा अपनी फाइंडिंग को कोर्ट क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। वाइफ ने सबूत दिए होंगे कि सर आपके कोर्ट में तो झूठ बोला है, सही, आपके कोर्ट में झूठ बोला है, आप देखो इसका बैंक स्टेटमेंट देखो, हर महीने जो है 5 लाख का ट्रांजैक्शन है, ये कहाँ का 10,000 कमाता है, इसका तो महीने का 5 लाख का जो ट्रांजैक्शन ऐसे शो हो रहा है। कोर्ट भी देख रही है, सारा जज बैठे देख रहे, अरे मुझे तो बुद्धू बना दिया इसने और कम मेंटेनेंस फिक्स करवा दिया। तो खैर मेरी तो लिमिटेशन ही वही है, हमको तो जो एफिडेविट में बोलेगा हम उसी के हिसाब से करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ये हस्बैंड है ये क्या बोला है? ये झूठ बोला है। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया और अपना फाइंडिंग क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर दिया कि आई कंसीडर सो एंड सो थिंग, आई हैव सीन दीज डॉक्यूमेंट्स, दीज वर द फाइंडिंग, वो पूरा लिख दिया अपने ऑर्डर में। अब पनिशमेंट क्या वो दे सकते हैं हस्बैंड को? वो पनिशमेंट दे सकते हैं। अब सुनो, ये वाला केस कौन देख रहे थे? फैमिली कोर्ट देख रही थी। तो फैमिली कोर्ट में ही, उसी कोर्ट में 379 की एप्लीकेशन लग जाएगी। लेकिन अब एक बात बताओ सोच के, कोई तुम्हारे ही कोर्ट में कोई गलत काम कर रहा है, तुम्हें लगा कि गलत काम कर रहा है और तुम ही उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, उसको सजा दो, तो ये रीजनेबल है क्या? ये तो रीजनेबल नहीं है। ये फिर बोलेंगे कि भाई आप ही विक्टिम है और आप ही जज है, तो आप मेरी बात क्या सुनेंगे? इस केस में विक्टिम कौन है? उसकी वाइफ है या कोर्ट है? वो कोर्ट विक्टिम है। मेन विक्टिम कौन है? कोर्ट है। झूठ किससे बोला गया है? कोर्ट से बोला गया है। जब मेन विक्टिम कोर्ट है, झूठ कोर्ट से बोला गया है, तो वही कोर्ट उस केस को आगे नहीं देगी। सजा जहां तक प्रोसीडिंग की बात होगी वो रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे से झूठ बोला गया, अपनी फाइंडिंग को रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद वो क्या करेंगे? वो कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे, मेक ए कंप्लेंट देयर ऑफ इन राइटिंग। मतलब अब देखो, वही कोर्ट जिसमें झूठ बोला गया वो कोर्ट अब क्या बन गई? कंप्लेनेंट बन गई। वो कोर्ट क्या बनी? कंप्लेंट बनेगी, और उसके बाद इसको भेज दिया जाएगा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को।
मतलब ये वाला जो 379 का एप्लीकेशन है वो किसको भेज दिया गया, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को, ताकि वो फाइंड आउट करे कि इसमें क्या बात है, क्या सिचुएशन है। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भेजा गया। टेक सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद कहा गया, और इफ द एलिज्ड ऑफेंस इज नॉट बेलेबल, और कोर्ट को लग रहा है नेसेसरी डू सो, फिर कोर्ट उसको क्या करेगी, कस्टडी में भेज देगी। तो कोर्ट ने देखो, जिस कोर्ट में केस चल रहा था, जैसे मान लो वो फैमिली कोर्ट थी, तो फैमिली कोर्ट फाइंडिंग रिकॉर्ड करती है, और फैमिली कोर्ट उसके बाद क्या कर रही है, शिकायत कर रही है उसकी कंप्लेंट के, किसके पास शिकायत कर रही है, मैजिस्ट्रेट के पास, सही है। वो लिख के देगी कि इस डेट पे इस मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें अपीयर होना है, तुम्हें झूठ बोला है, अब वहां प्रोसेसिंग चलेगी, क्या सजा होना है नहीं होना है, तो अपने सारे डिफेंस वहां रखो, ठीक है, अब तुम वहां पे अपने केस को रखो, इस डेट पे मैजिस्ट्रेट के पास अपीयर हो जाना। अब हस्बैंड को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, डरेगा कि नहीं डरेगा, डरेगा। क्या वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा, जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना जाए, है ना। तब उससे एक काम करेंगे कि उससे एक सफिशिएंट सिक्योरिटी ले लेंगे वो फैमिली कोर्ट, कि भाई मुझे नहीं लगता कि तुम जाओगे, तुम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करो कि तुम एक्यूज, तुम अपीयर होगे उस मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, सही है। और ऑफेंस अगर नॉन अवेलेबल है, एंड कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि उस पर्सन को, उस हस्बैंड को फिलहाल क्या कर दे, कस्टडी में भेज दें, पुलिस कस्टडी में, कि आप जाओ, अब तुम जाकर के बेल लो। उसके बाद हमारा मामला बड़ा सिंपल है, बाइंड ओवर एनी पर्सन टू अपीयर एंड गिव एविडेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, गिव एविडेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। सो दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर, दिस गिव एविडेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। क्लियर यहां तक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसको बाइंड कर दो, क्या क्या उसके साथ, मैं एक एग्जांपल लेके, ये किसी में भी, किसी केस में हो सकता है, इवन सिविल केस में भी कोई झूठ बोल रहा है तो सिविल केस में भी 379 की एप्लीकेशन लग सकती है, और जो झूठ बोलता है, जो गलत करता है, उसको फिर सजा होती है। तभी कहते हैं कभी कोर्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कोर्ट में अगर कोई केस चल रही है उसको प्रॉपरली देखें, समझें, कभी भी कोर्ट के साथ खिलवाड़ ना करें, झूठ ना बोले कोर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर कोर्ट में झूठ बोलते हैं ना, तो एक ना एक दिन वो झूठ सामने आता है और उसकी सजा जो है मिलती है। अच्छे खासे लोगों को जेल जाना पड़ता है इस केस में, अगर उसने कोई गलत डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगा दिया तो। अब सुनिए, आगे बात को समझते हैं, सुनिए। अब देखिए, अब सुनिए, अब द पावर कन्फर्ड ऑन द कोर्ट, चलिए एंड चलिए अब इसको आगे समझिए। एक सिचुएशन और यहाँ पे जो आपको मैं समझाऊंगा। कन्फर्ड किया कोर्ट को अंडर सबसेक्शन 1, ऑफेंस in any case where the court has neither made a complaint under subsection 1 in respect of that offense nor rejected an application for making such complaint। कहते हैं यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंटली कहते हैं, be exercised by court to which such former court is subordinate, to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 215। तो ये एक्सरसाइज होंगे कोर्ट से, to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section। तो यही सिचुएशन है, और इसके अकॉर्डिंग कोर्ट स्पेसिफाई करती है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस दैट ऑफेंस नॉट रिजेक्टेड एन एप्लीकेशन फॉर द मेकिंग सच कंप्लेंट, वो एक्सरसाइज करेगी कोर्ट, टू विच सच फॉर्मर कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, दिस वन। एंड उसके बाद हमारे पॉइंट्स बड़े क्लियर है। कंप्लेंट को साइन कौन करेगा, हु शैल साइन द कंप्लेंट। सो लेट अस सी। अब देखिए सिचुएशन समझिए यहाँ पे। अब एक बात बताओ, इस केस में कंप्लेनिंग कौन है? हस्बैंड है जो झूठ बोला, वाइफ है जिसको नुकसान हो गया, और कोर्ट है जिसको शिकायत की गई है। हु इज द कंप्लेनेंट इन दिस केस? कंप्लेंट कौन है इसमें? वाइफ है, वाइफ ने किया झूठ बोलने का, तो हु इज द कंप्लेनेंट? कोर्ट होगी कंप्लेनेंट। द कंप्लेनेंट इज नन अनदर देन बट ऑफ कोर्स द कोर्ट इज द कंप्लेनेंट। मतलब झूठ किसको बोला आपने? आपने ब्लाइंडली झूठ जो बोला है वो कोर्ट को बोला है, और वाइफ कोर्ट को बताने गई है कि देखो साहब मेरे साथ जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन आपको जो बोला गया है वो झूठ था, और उस झूठ से गलती किससे हो गई? कोर्ट से। तो कोर्ट क्या हो जाएगी? कंप्लेनेंट हो जाएगी। अब कोर्ट अगर कंप्लेनेंट है तो उस कंप्लेंट को साइन कौन करेगा? दैट इज द फैक्टर। तो यहां पे पॉइंट बड़े आराम से स्पेसिफाई किया गया। कंप्लेंट जो किए गए हैं साइंड होंगे। अगर कोर्ट मेकिंग द कंप्लेंट हाई कोर्ट है तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट अपॉइंट, हाई कोर्ट जिसको ऑथराइज कर देती है कि भाई तुम साइन करो, बिकॉज जो साइन करेगा उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकती है जहां पे ये केस चलेगा, तो कोर्ट के जो ऑफिसर वो करेंगे। अदर केस है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उस केस के हैं।
or the court by which such of the court as the court may authorize in writing on this behalf. और कोर्ट का मीनिंग सेम है जो सेक्शन 215 में स्पेसिफाइड है। वो अब कंप्लेनेंट है हाई कोर्ट, तो कंप्लेनेंट है तो साइन भी तो चाहिए ना कंप्लेंट पेपर पे, तो हाई कोर्ट एक ऑफिसर को डेडिकेट कर देगी कि तुम साइन कर दो। अब वो कंप्लेंट जाएगा कहीं और, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस केस को देखेंगे। मींस अगर मान लो हाई कोर्ट में झूठ बोला, देन अब 379 की एप्लीकेशन लगी और हाई कोर्ट ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया, फाइंड आउट किया कि झूठ बोला गया, तो हाई कोर्ट क्या करेगी? कंप्लेंट करेगी। किसको? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। अब हाई कोर्ट की जो कंप्लेंट है वो उसको साइन कौन करेगा? तो हाई कोर्ट के जज नहीं करेंगे, हाई कोर्ट के जज किसी को ऑथराइज कर देंगे कि आप जाओ और साइन करो। अब लोग हाई कोर्ट के जज नहीं करेंगे, क्यों? अब जो साइन करेगा उसकी गवाही भी होगी फिर उस कोर्ट में, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये अच्छा लगेगा कि हाई कोर्ट के जज का क्रॉस एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है? ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हाई कोर्ट क्या करते हैं, अपने कोर्ट मास्टर को ऑथराइज कर दिया, कोई स्टाफ है उनको ऑथराइज किया कि यू गो एंड मेक द कंप्लेंट ऑन दैट। सही है। चलिए, लेकिन एक सर्कमस्टेंस है जहां पे ऊपर के कोर्ट देखेगी इसको, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस इन एनी केस वेयर दैट कोर्ट हैज नाइदर मेड अ कंप्लेंट, सबसेक्शन में कंप्लेंट भी नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया है, बीच में मैटर है, तो फिर कौन करेगी? वो कोर्ट जिस कोर्ट के नीचे आ रही है वो कोर्ट उस मैटर को देखेगी। ठीक है यहां तक? तो ये कौन सा प्रोविजन था? सेक्शन नंबर 379, दैट वाज 379। नाउ वो खुद ही लिखा हुआ है, और अदरवाइज हाँ वो लिखा हुआ है व्हेन अपॉन द एप्लीकेशन मेड टू दिस बिहाफ और अदरवाइज, वो खुद ही फिर कंप्लेंट फाइल कर देंगे उसकी कि भाई अगर आपने झूठ बोला है तो खुद ही कंप्लेंट कर देंगे। फैमिली कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे आती है, हाई कोर्ट देखेगी फिर, अगर फैमिली कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं किया है तो। हाँ चलिए कमेंट्रीज पे आ जाइए। That's called the procedure for the trial of offence enumerated under section 215B of the संहिता। तो अब देखो एक क्या होता है ना, एक नॉर्मल एक्सेप्शन होता है, एक नॉर्मल रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर क्रिमिनल मैटर है देन एनीबडी मे मेक द कंप्लेंट व्हाटसएवर। मीन्स अगर आप देख रहे हो एक्स वाई का पैर तोड़ दिया, मारा खूब मारा, उसके पैर टूट गए, कैन यू मेक द कंप्लेंट टू द पुलिस? आंसर कॉल्ड यस, एनीबडी मे बी द कंप्लेनेंट। सही है। तो कंप्लेनेंट तो कोई भी हो सकता है इस केस में, दिस वन। तो जब कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है तो वैसे सर्कमस्टेंस में हम यहाँ कह सकते हैं द प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस। अब यहाँ देखो, अब इसका एक एक्सेप्शन है, ये वाला सेक्शन। एक्सेप्शन क्या? यहाँ पे कंप्लेनेंट कौन है? यहाँ पे कंप्लेनेंट सिर्फ कौन होगा? कोर्ट होगी, कोर्ट के अलावा कोई कंप्लेनेंट नहीं होगा। सो दिस द फर्स्ट थिंग वी गॉट दैट, नो कंप्लेनेंट का मैटर यहाँ क्या कोर्ट ही होगा सिर्फ इसको कंप्लेनेंट। चलिए अब सुनिए जरा। तो मेरा केस में क्या था? हस्बैंड थे एंड वाइफ था, और वाइफ के अगेंस्ट कोर्ट में वाइफ ने क्या किया? एप्लीकेशन दिया अंडर सेक्शन 379। अब ये कोर्ट जो है कंप्लेंट नहीं की या कंप्लेंट कर दी, सही है। कोर्ट कंप्लेंट कर रही है, कंप्लेंट्स टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजीएम को। मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूं, उसमें कुछ लिखना पड़ेगा।
देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट में, और हस्बैंड ने क्या किया, फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में लगाई। तो वाइफ के पास क्या रेमेडी है, वो एप्लीकेशन लगा रही है अंडर सेक्शन व्हाट 379 ऑफ BNSS। अब कोर्ट क्या करिए, कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। कोर्ट मेड ए कंप्लेंट टू whom, to CGM, and court refused to make a complaint। कोर्ट रिफ्यूज कर दिया कि नहीं साहब ये कोई झूठ बात नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, ये सच बोला है कि नहीं। तो कोर्ट रिफ्यूज कर दी, तो एग्रीड कौन होगा, वाइफ होगी। तो अब ये क्या करेगी, इसके पास राइट होगा कि W जो वाइफ है में अपील टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 380। अच्छा, इस केस में अपील कौन करेगा, हस्बैंड, में अपील टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 380। हाई कोर्ट में अपील लगती है इसकी, और दोनों सर्कमस्टेंस में दोनों के पास अपील करने का प्रोविजन है। एंड जब तक कोर्ट के अंदर करेक्ट रेमेडी सही एप्लीकेशन के प्रोविजन के साथ नहीं मांगी जाएगी तब तक कोर्ट कुछ नहीं कर सकती ना। क्या आई मीन कोर्ट के पास तो सिर्फ ये ना जो उसके पास दिया जा रहा है वो उसी के बेसिस पर डिसीजन डिसाइड करेगी। इवन दो कोर्ट को दिख भी रहा है कि सामने वाला कुछ मांगना चाह रहा है तो करेक्ट प्रोविजन दे रहा है, तो कोर्ट अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं डाल सकती ना, ये तो माननी चाहिए। लिखा तो है, और अदरवाइज उसमें उसमें वही मीनिंग कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब सिचुएशन समझिए। तो ये हमारा सेक्शन क्या हो रहा है, 380। तो इसकी अपील कहाँ लगती है, हाई कोर्ट में। अब यहां देखिए क्या कहते हैं कि एनी पर्सन और हुज एप्लीकेशन कोर्ट अदर देन ए हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू मेक कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 379 और अगेंस्ट whom such a complaint has been made by such court। तो अब ये कहेंगे कि may appeal to the court to which such former court is subordinate। former court is what, subordinate। तो अगर मान लो सेशन कोर्ट का फैसला है तो फिर वो कहां पे जाएगा, हाई कोर्ट में अपील। लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है तो अपील कहां जाएगी, सेशन कोर्ट में। क्योंकि मैंने आपको कोर्ट की हायरार्की पहले बताई थी ना कि क्रिमिनल केस में क्या होता है पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, मैजिस्ट्रेट से बड़ी क्या होती है, सेशन, और सेशन से बड़ी हाई कोर्ट। तो यहां पे अपील कहां जा सकता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट भी जा सकती है। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला है तो सेशन कोर्ट भी लिखेंगे, सेशन कोर्ट एज द केस में भी सेशन कोर्ट भी यू नीड टू ऐड। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पाते हैं। विद इन द मीनिंग ऑफ दैट एंड सुपीरियर कोर्ट में देयर अपॉन नोटिस करेंगी पार्टीज को, डायरेक्ट करेगी दैट वाज विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट और एज द केस इन मेकिंग द कंप्लेंट अकॉर्डिंग उसको सुनेगी और ऐसे ही समझेगी कि जैसे उनके पास फ्रेश कंप्लेंट की गई हो।
और सिंपली जो ऑर्डर होगा ऊपर वाले कोर्ट का वो क्या होगा, फाइनल होगा। मतलब अगर हम मजिस्ट्रेट कोर्ट से चल के सेशन कोर्ट में गए तो सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, मतलब सेकंड अपील फिर नहीं लगेगी। और अगर हम रिविजन्स लगाना चाहें तो रिवीजन भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ कह दिया एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन शैल बी फाइनल। पावर टू ऑर्डर द कॉस्ट। ठीक है, यहां तक कोर्ट डीलिंग विथ एन एप्लीकेशन। अब यहां पे जो 379 वाला डील करेगी या 380 वाला डील करेगी उसके पास ये भी पावर है कि वो कॉस्ट लगा दे, देखे कोर्ट ऑफ द कॉस्ट। चलो आज यही रखते हैं, अभी टेस्ट पेपर दे रहा हूँ कल वाले क्लास का, मेंटेनेंस टॉपिक का टेस्ट करोगे। वेरी प्रॉपरली कमिंग दैट पावर टू ऑर्डर कॉस्ट सेक्शन 381, जैसे कि आपको बताया था 379 और 380, ठीक है। और 380 जो था इसके अपील के ऊपर था, नॉर्मली व्हाट वी गॉट दैट अपील। और 379 जो था दैट्स अगर हम कोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, गलत पेपर फाइल करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उन सब से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स थी वो सेक्शन 379 में अवेलेबल थी। तो इन दोनों को देखा था। अच्छा, इसके बाद अब देखिए ज़रा, जब कोर्ट 379 में कोई ऑर्डर पास करती है, ठीक है, या 380 में कोई ऑर्डर पास करती है, तो कोर्ट के पास ये भी पावर है कि कोर्ट उसमें क्या करे, कॉस्ट लगा दे। देखो बहुत सारी बातें होती है, जैसे प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ ने कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल किया और डिफेंडेंट कहता है कि डॉक्यूमेंट फेक है, झूठ बोला है आपने, गलत है, और उसने क्या किया, 379 का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दिया। और जब 379 का एप्लीकेशन कोर्ट में लग जाती है तो जज जो है पहले वही देखते हैं। अब जज ने फाइंड आउट किया कि नहीं साहब, ये डिफेंडेंट ही गलत फाइल किया हुआ है हमारे पास, क्योंकि प्लेंटिफ ने जो बोला था, जो पेपर लगाए थे, उसके एविडेंस उसने दे दिए हैं, डिफेंडेंट ही गलत है। तो कोर्ट डिफेंडेंट के एप्लीकेशन को क्या करेगी, डिसमिस कर देगी, लेकिन डिफेंडेंट के ऊपर कॉस्ट भी लगा देगी। किस बात का, कि तुमने कोर्ट का वक्त बर्बाद करवाया, प्लेंटिफ उससे परेशान हुआ, और जो कॉस्ट लगाएगी वो डिफेंडेंट किसको पे करेगा, वो पे करेगा प्लेंटिफ को। वो क्लियर कर दिया। और कभी कभी प्लेंटिफ गलत होता है तो प्लेंटिफ के ऊपर भी कॉस्ट लगा सकती है, और प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट लगा तो कॉस्ट कौन पे करेगा, किसको पे किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड टू द डिफेंडेंट को पे कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होता है 381 का, दैट मैटर कनेक्टेड विद द कॉस्ट ऑन टू द सूट। सूट में जो कॉस्ट लगने की बात आती है। अब ये बात है, अब बोला प्लेंटिफ पे कॉस्ट लगाया, डिफेंडेंट 3 है, और कौन से डिफेंडेंट को कॉस्ट मिलेगा, ये तो कोर्ट में जज अपने ऑर्डर में लिख देंगे, तीनों को इतना इतना पैसा दो, या इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, ऐसे दे दो, एक को दो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस। अब चलिए यहाँ से अब हम फाइंड आउट करते हैं अब क्या सिचुएशन हमारा। लेट अस ट्राई टू हैव द सिचुएशन फ्रॉम हियर नाउ एंड लेट अस सी। अब देखिए क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट जिनको कंप्लेंट किए गए हैं 379 में या 380 में। अब देखो कंप्लेंट कौन है, कंप्लेंट इसमें कौन सा हो गया, अभी सुनो जरा, ध्यान सुनना बात। ए मैजिस्ट्रेट टू हुम द कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 379। बस यहाँ समझ लो पहले। देखो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, और मैजिस्ट्रेट के पास क्या आ रही है, कंप्लेंट आ रही है। कौन से सेक्शन में, 379। तो कौन कंप्लेंट कर रहा है मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कौन कर रहा है, कोर्ट ही करेगी कंप्लेंट। देखो किसी भी कोर्ट में केस चल रहा होगा, जैसे मान लो फैमिली कोर्ट में केस चल रही है, और फैमिली कोर्ट के जो जज हैं उनका पोजीशन बड़ा होता है या मैजिस्ट्रेट का बड़ा होता है। मैंने बताया था फैमिली कोर्ट के जज कौन होते हैं, सेशन जज लेवल के होते हैं, उनका ही होता बड़ा है, ठीक है ना। अब फैमिली कोर्ट में मान लो एक मेंटेनेंस का केस चल रहा है, और जज ने ऑर्डर पास किया, लेट द एफिडेविट बी फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इनकम के एफिडेविट फाइल करो। दोनों ने एफिडेविट फाइल किया। अब हस्बैंड ने क्या किया, अपनी इनकम छिपा ली। कोर्ट को 10,000 पर मंथ इनकम बता रहा है, जबकि उसकी इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ है। तो अब वाइफ कोर्ट जो है मेंटेनेंस किस बेसिस पे डिसाइड करेगी,
एफिडेविट तो 10,00,000 की है, तो वो तो 10,000 के बेसिस में ही डिसाइड करेगी। लेकिन वो जो लेडी बैठी है वो चुप नहीं रहेगी, उसको थोड़ा समझ आएगा तो वो क्या करेगी, उसी कोर्ट में 379 की एप्लीकेशन लगाएगी कि जज साहब आपसे झूठ बोला है। तो वो तो एप्लीकेशन ले लिए, अब हस्बैंड को बोले कि भाई ये एप्लीकेशन लो, इसका रिप्लाई फाइल करो, वो रिप्लाई फाइल करेंगे। ठीक है, अब जज अपनी तरफ से इंक्वायरी करवाएंगे कि वाकई ये सच बोला या झूठ बोला, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। कोर्ट को लगा कि अरे ये तो बिल्कुल झूठ बोला है, ये तो बहुत बदमाश है, इसने झूठ बोला है। तो अब किसके कोर्ट में झूठ बोला है, उसी फैमिली कोर्ट के जज के कोर्ट। विक्टिम कौन है, वही है। तो ऐसा तो नहीं होता कि जो विक्टिम है वो जज भी है और वही मुझे उसको सजा भी सुना दे कि भाई तुमने मेरे साथ ये काम किया है, तुम्हें 6 महीने की जेल मेरे साथ किया है तुमने, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब जज अगर मान लो वहां उसको पनिशमेंट देते हैं तो जज क्या इंटरेस्टेड पार्टी है उस केस में, जज इंटरेस्टेड पार्टी। तो जज क्या करते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं। वो पढ़ा था आपने 379 में, जब कन्विंस हो गए कि हाँ ऐसा है तो जज क्या बनेंगे, कंप्लेनेंट। और जज कंप्लेंट किसको करते हैं, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं। कोई भी होगा ना मैजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट करेगा, बेशक उनसे बड़े ऑफिसर है वो, लेकिन वो कंप्लेंट किसके पास कर देंगे, मैजिस्ट्रेट के पास। तो अब यही बात यहाँ पे कह रही है, मैजिस्ट्रेट टू हुम द कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 379। यहाँ पे मामला अपील में गया था तो अपील में कंप्लेंट किया था। अब समझिए, अब कहानी समझिए, बड़ा सिंपल। अब कहानी देखो, अब देखो ये किससे मैच कर जाएगा। वो क्या, नॉट विथ एनीथिंग कंटेंट इन चैप्टर नंबर क्या 16। चैप्टर 16 में जो लिखा उससे मतलब नहीं है, पहले समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते चैप्टर 16 में क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 16 में लिखा हुआ है जैसे कि आप हो, आपको करना है मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट, पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी, ठीक है, आपके साथ कोई क्रिमिनल अपराध हुआ है और पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप किसके पास जाएंगे, मैजिस्ट्रेट के पास। और मैजिस्ट्रेट के पास क्या फाइल करेंगे, कंप्लेंट केस फाइल करेंगे। कंप्लेंट केस, ये आपके साथ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस तो वाकई नहीं सुनेगी, फिर कहाँ जाओगे, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट पास क्या फाइल करोगे, कंप्लेंट केस। अंडर विच सेक्शन, 223 में। अब मैजिस्ट्रेट के पास जब आया तो मैजिस्ट्रेट क्या बोलेंगे, आओ बैठो हमारे विटनेस बॉक्स में आ जाओ और बोलो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैजिस्ट्रेट को बताओगे सारा कि हाँ मेरे साथ ये सब हुआ। अच्छा तुम्हारा कोई गवाह है, गवाह भी लाओ, वो गवाह का भी स्टेटमेंट लेंगे। डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट दिखाओ, मेडिकल रिपोर्ट हो वो दिखाओ, यस अब हम तुम्हारी बातों से सेटिस्फाइड है, हमें लग रहा है कि तुम्हारे साथ अपराध हुआ है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट उससे कन्विंस हो गए हैं स्टेटमेंट लेकर के कि हाँ भाई तुम्हारे साथ अपराध हुआ है। अब मैजिस्ट्रेट का अगला स्टेप क्या होगा, एक्यूज को नोटिस, समन या वारंट, नोटिस, समन या वारंट, या कोई तीनों में से कुछ भी, नोटिस जाएगा। सीआरपीसी था तो क्या जाता था, सीआरपीसी था तो समन जाता था या वारंट होता था। वहीं से वो बेचारा घर में है, घर में लंच कर रहा है, पुलिस वाला आया, कोर्ट का समन है सर, वो बेचारा परेशान, अरे भाई मेरे पास तो कोर्ट का समन आ गया, है ना। एक कॉमन मैन से देखो, जाके पूछ के देखो, अगर उसके पास कोर्ट का समन आता है तो उसका क्या हाल हो जाता है। लेकिन बीएनएसएस में क्या किया, इसको बदल दिया। बीएनएसएस ने बोला कि तो भाई नोटिस आएगा, ठीक है। नोटिस कैसे आएगा, अब नोटिस प्रोसेस सर्वर से आ जाएगा, कुरियर से आ जाता है, स्पीड पोस्ट से आ जाता है, ये कुछ भी आ सकता है। लेकिन समन होता है तो कौन लाता है, वो पुलिस वाला लेके आता है समन। तो ये थोड़ा अंतर हो जाता है ना। नोटिस अगर तुम नहीं जाते नोटिस के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक्स पार्टी हो जाती है। समन के ऊपर नहीं जाते हो तो वारंट हो जाती है, वारंट पे नहीं जाते हो तो पीओ डिक्लेयर करते हैं, पीओ पे नहीं जाते हो अटैचमेंट हो जाती है। तो वो चीज़ अलग हो गया। अब बीएनएसएस ने क्या किया, वो सिस्टम बदल दिया। वो कहते हैं कि भाई इंसान समन देख करके परेशान हो जाता है और मेरे पास तो ऐसा भी कंप्लेनेंट आता है कि जाके मेरे पास सिर्फ झूठ ही बोलता है और बेचारे मैजिस्ट्रेट उसकी बातों में आकर के समन वगैरह से इशू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब बीएनएसएस क्या बोलता है, नोटिस इशू करेंगे। तो अब उसको जाएगा क्या, नोटिस, नोटिस लेके वो कोर्ट में आएगा। अब कोर्ट में मैजिस्ट्रेट उसको अपॉर्चुनिटी हर्ट देंगे कि देखो तुम्हारे साथ खिलाफ ये सब कह रहा है, तुम्हें बताओ क्या कहना है। मैजिस्ट्रेट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, अब वो प्रोसेस इशू करेंगे। प्रोसेस मतलब समन या वारंट, जो उनको सही लग रहा है अब वो इशू करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद। तो यहां पे क्या हुआ, अब इस केस से इसको मैच करो। जज क्या हो गए, कंप्लेनेंट हो गए। तो क्या मैजिस्ट्रेट बोलेंगे जज साहब आ जाइए मेरे कोर्ट में, विटनेस बॉक्स पे बैठिए, आपकी गवाही लेते हैं, आपको ओथ पे एग्जामिन करते हैं, पेपर्स वगैरह देखते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 382 कहता है कुछ इज्जत करो, वो बड़े जज है तुमसे, वो आपसे बड़े जज भी हैं, इसमें कोई भी जज आ सकता है। तो ये पहले कह दिया, नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट इन चैप्टर 16 मीन उसको नहीं देखेंगे। मतलब मैजिस्ट्रेट पे ये 223 का मैटर है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करेंगे, वो उसको नहीं देखेंगे, चैप्टर 16 की सिचुएशन को। वो ये समझेंगे कि ये पुलिस रिपोर्ट है, ये क्या है हमारे पास, ये पुलिस का चलान आया है। अब देखो पुलिस रिपोर्ट का केस और कंप्लेंट केस दोनों में चीजें बदल जाती है। जब पुलिस रिपोर्ट पे केस होता है ना तो एक्यूज को बुला लिया गया, ठीक है। अब एक्यूज को बुलाया,
एक्यूज को बुलाने के बाद अब कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन कंप्लेंट केस से पहले क्या होता है, कंप्लेंट के स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। तो अब जज क्या मानेंगे कि ये क्या है, हमारे पास पुलिस रिपोर्ट वाला केस है। समझ में आ रहा है दोनों, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट केस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तुमने नहीं पढ़ा था? हाँ, देखो दो तरह के केसेस होते हैं। जब भी किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चलता है तो दो तरह से चलता है, ठीक है? जो नहीं पढ़ा देखो फिर से ध्यान से। एक होता है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, एक होता है कंप्लेंट केस। एक क्या होगा पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, एक क्या होगा कंप्लेंट केस। पुलिस रिपोर्ट वाला क्या होता है, हम जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस जी देखो मेरे साथ ये अपराध हुआ है। पुलिस बोलेगी ठीक है बैठो एफआईआर लिखते हैं। पुलिस ने एफआईआर लिखा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो अपराधी था उसको अरेस्ट किया या उसने बेल लिया तो बेल पे छूट गया और कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इसको क्या कहते हैं, केस कैसे हुआ, पुलिस रिपोर्ट की बेसिस पे। नहीं तो जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे ना सब पुलिस रिपोर्ट बेसिस पे होगा 90%। लेकिन कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं होता। अब जैसे मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ, हम सोचते हैं हमारे पास तो सारी सबूत है ही, हम सीधे मैजिस्ट्रेट के पास ही जाते हैं। पुलिस भी कहाँ जाती है, अल्टीमेटली मैजिस्ट्रेट के पास जाती है। हम कहते हैं हम मैजिस्ट्रेट के पास ही जाते हैं। तो हम मैजिस्ट्रेट के पास क्या करते हैं, कंप्लेंट केस फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 223 ऑफ द बीएनएसएस। अब देखो यार, केस जब भी फाइल होगी तो दो ही तरह से होगी, क्रिमिनल केस, ठीक है? सिविल केस में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो होती नहीं है, तो सिविल केस में जो सिस्टम होता है वो पुलिस रिपोर्ट वाला नहीं होता। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो या तो केस क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट वाला या फिर कंप्लेंट केस वाला। तो कंप्लेंट केस वाला कौन है, यही है चैप्टर 16, यही है चैप्टर 16। अब सुनो, चलिए आना। अब जब मैजिस्ट्रेट के पास ये कंप्लेंट आ गई कि देखो साहब उस फैमिली कोर्ट में ये जो हस्बैंड राम प्रसाद है इसने झूठ बोला था, और मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट किसने दे दिया, फैमिली कोर्ट के जज ने भेज दिया। क्लियर है, नहीं समझ में आया? अभी मैं तो वो दोनों फिर से बताता हूँ, रुको मैं फिर से बताता हूँ, रुको पेज खोलने दो। अभी देखो अब कोई भी एक पर्सन है, अगर इसके साथ कोई भी अपराध होता है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पुलिस के पास जाएगा या फिर वो कहां जाएगा, वो जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है? अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो कहां जाना है, पुलिस के पास, और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो कहां जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास। और कभी कभी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पुलिस नहीं सुनती है और आपके पास सबूत है प्रॉपर, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो आप कहां आ जाओ, कॉग्निजेबल केस में भी कहां आ जाओगे, मैजिस्ट्रेट के पास। क्लियर यहां तक? ये वाला जो केस कहते हैं ना, इसको कहते हैं कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस, इसको प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट। और ये जो डील होती है वो चैप्टर कौन सा, 16 ऑफ बीएनएसएस। इसमें जो कंप्लेनेंट आते हैं वो अंडर सेक्शन 223 ऑफ द बीएनएसएस। इसमें केस कैसे चलेगी, इसमें जो केस होगा वो होगा स्टेट वर्सेज जो एक्यूज्ड है, मान लो राजू, और इसमें अगर विक्टिम है राम प्रसाद तो राम प्रसाद वर्सेज राजू, नाम ऐसे लिखा जाता है। जहां स्टेट वाला केस है तो समझ जाना वो कौन सा केस है, पुलिस रिपोर्ट वाला केस है। क्लियर यहां तक? अब समझो, तो ये कहें क्या, और इस केस को कहेंगे, सुनो ध्यान से, हम इस केस को कहेंगे, ये वाला जो केस हुआ इसको हम कहेंगे केस फाइल्ड ऑन द बेसिस, अभी नहीं रुको एक मिनट रुको,
यहां तक हो गया। अब इसमें केस फाइल कौन करेगी? इसमें केस फाइल करेगी पुलिस, फाइल करेगी केस को। और अब इस केस को कहेंगे केस फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। इसको हम चार्जशीट भी कह देंगे। चार्जशीट, आप मार्केट में चार्जशीट वर्ड फेमस है, लेकिन चार्जशीट सिर्फ पुलिस रिपोर्ट का पार्ट होता है। अगर हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं पुलिस रिपोर्ट इतना है तो चार्जशीट इतना है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो केस की कहानियां लिखते हैं वो चार्जशीट होता है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगे हैं, सबको मिला दो तो कहते क्या है? पुलिस रिपोर्ट। लेकिन नॉर्मली पब्लिक क्या बोलेगी? चार्जशीट फाइल हो गया, तुम्हें चार्जशीट की कॉपी मिली, दैट वाज। बट चार्जशीट इज द लिमिटेड थिंग, यू हैव टू से व्हाट? दैट पुलिस रिपोर्ट। कंप्लीट चार्जशीट जिसको कहते हैं, कंप्लीट चार्जशीट इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट। तो देखो, ये पहले वाला केस, पहली तरह का केस हुआ, और ये केस क्या हुआ? दूसरी तरह का हुआ। तो आपको अगर केस फाइल करना है किसी के ऊपर तो कौन सा फाइल करना पसंद करोगे? पुलिस रिपोर्ट वाला या कंप्लेंट केस वाला? हाँ? पुलिस नहीं करा सर, वो नहीं सुनेगी तो मजिस्ट्रेट के पास। नहीं, ऐसा कोई रुकावट नहीं है, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। अगर कॉग्निजिबली ऑफेंस हुआ है, आपको केस फाइल करना किसी पे, तो कौन सा फाइल करना पसंद करोगे? पुलिस रिपोर्ट वाला या मैजिस्ट्रेट वाला? जो सबूत होगा तो सर मजिस्ट्रेट। सबूत बिना सबूत का तो पुलिस भी नहीं हिलेगी। सर वो वैसे रजिस्टर नहीं करेगी तो ऐसे पुलिस कलेक्ट तो करेगी एविडेंस, ये काम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, पुलिस अपना एविडेंस कलेक्ट करती है। तो विच वन इज बेटर? कंप्लेंट केस, आपके पास एविडेंस है, कौन सा बेटर है? पुलिस कंप्लेंट वाला या पुलिस रिपोर्ट वाला या कंप्लेंट केस वाला? कंप्लेंट केस वाला। तो कंप्लेंट केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ लो क्या होता है, वो देखने में आसान है। अभी आप कंप्लेंट केस में गए, मजिस्ट्रेट को आपने एप्लीकेशन दिया, मजिस्ट्रेट 3 महीने बाद का डेट देंगे कि तुम्हारी स्टेटमेंट लेंगे हम, वो 3 महीने बाद स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा विटनेस है, उसकी 3 महीने के बाद फिर डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कर दिए हैं, 3 महीने बाद वो, फिर 3-4 महीने बाद आर्गूमेंट का डेट, फिर आर्गूमेंट के बाद फाइनल ऑर्डर का डेट। इट विल टेक 1.5 से 2 साल, तब जाके वारंट निकलेगा, ठीक है। बट पुलिस रिपोर्ट वाले में क्या करते हैं? पुलिस को दिया, पुलिस ने फाइल रख दिया, देखेंगे आराम से। 20,000 पकड़ाया, लो अभी देखते हैं, नहीं अभी देखते हैं, FIR कर लिया। 50,000 दिया, अरेस्ट कर लिया। ऐसा होता नहीं है, मतलब जस्ट होता है, ऐसा होता है, होता है, ऐसा बड़े आराम से होता है, होता है। लेकिन हाँ, जो अपराध बिल्कुल संगीन वाला, उसमें पुलिस ऐसे नहीं करती है। जो बिल्कुल सीरियस वाला ऑफेंस है ना, उसमें नहीं करती है, उसमें करती है। अभी कभी कभी लगता है कि वो सोनम वाले केस में भी कर रही है कुछ। क्या चल रहा है उसमें? पुलिस की स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रही है कि सोनम ने कन्फेस कर लिया, उसने कैसे कैसे मारा वो बता दिया। फिर उस बात को मीडिया वाले लेते हैं कि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सब बातें बताई। हाँ, पुलिस ने जब कन्फेस कर लिया तो मैजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं करवा देते हैं? पब्लिक को सिर्फ बुद्धू बनाते हैं। आप पुलिस वाले आके स्टेटमेंट देते हैं कि हमें कन्फेस कर लिया, ठीक है ना। अब जब कन्फेस कर लेते हैं ना, जब भी पुलिस के पास कोई कन्फेस करता है तो पुलिस पहला अपना हथियार यूज करती है, मैजिस्ट्रेट। अभी इसकी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के पास करवा दो ताकि हमारा जो सबूत होगा वो पक्का हो जाएगा। लेकिन पुलिस की तरफ से आज तक ये न्यूज़ नहीं आया कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के पास इसकी स्टेटमेंट करवाई हो। तो इसी वजह से लगता है नहीं, कुछ गड़बड़ी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बीच में लैक कर रहा है, ठीक है। एडवोकेट्स समझ जाते हैं इन सब बातों को, लेकिन पब्लिक क्या होती है? पब्लिक को पुलिस ने मीडिया को बताया, मीडिया पब्लिक को बताई, कॉमर्शलाइज करती है, जिसमें ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़े उस पर आ जाते हैं। हाँ, एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास दो तरह का केस हुआ, कंप्लेंट केस और प्राइवेट कंप्लेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके ऊपर, ठीक। तो अब जो परजरी वाला, इसको परजरी वाला केस भी कहते हैं, कोर्ट में जब झूठ बोलते हैं तो नॉर्मली लोग मार्केट में परजरी वाला केस के नाम से इसको याद समझते हैं। जो पहले 340 होता था, अब 379। तो अब जब ये काम कर देते हैं, यहाँ पर जब कर दिया तो मैजिस्ट्रेट क्या मानेंगे? ये हमारे पास क्या है? कंप्लेंट केस है, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन समझिए। मैजिस्ट्रेट टू हुम द कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 380 नॉटविथस्टैंडिंग कंटेंट इन चैप्टर। कंप्लेंट केस जैसा ही है, कंप्लेंट ही किया गया उनके पास, लेकिन इसलिए भी क्या कहा गया? नॉटविथस्टैंडिंग। मतलब अब मैजिस्ट्रेट साहब, अब ऐसा मत करना कि अब वो जज साहब को बुला लेना, बिठा लेना, बोलना है स्टेटमेंट देने को, बल्कि आपको क्या मानना है? आपको ट्रैक चेंज कर लेना है।
और आपको ऐसे समझना है कि जैसे वो केस फाइल किया गया एज इफ इट वेयर इंस्टीट्यूटेड, जैसे कि उसको इंस्टीट्यूट किया गया था किस बेसिस पे, पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे। सही है दिस वन। अब जैसे पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे केस हुआ, अब उस तरह से वो केस चलना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद जो बीएनएसएस का प्रोसीजर है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे चलने का, अब उस तरह से वो मामला शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से होता है। फिर अब क्या होगा, स्टेटमेंट्स की बारी आ गई, सब कुछ जैसे जैसे हुआ, गवाहियाँ, वो चलना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा अब सुनिए जरा ध्यान से। अब एक बात सुनो, नॉर्मली क्या होता है, फिर से वही बात करते हैं, फैमिली कोर्ट में झूठ बोला और वाइफ ने फैमिली कोर्ट में क्या किया, 379 की एप्लीकेशन लगा दी, जज ने सही फाइंड आउट किया, जज ने सीजीएम को क्या कर दिया, रेफर कर दिया। लेकिन ये हस्बैंड बोला कि नहीं साहब ये फैमिली कोर्ट गलत है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है परजरी में, 379, तो इसने क्या कर दिया, अपील कर दिया। कहाँ पे, हाई कोर्ट में अपील कर दिया कि साहब वहाँ जो फैमिली कोर्ट है उसने गलत डिसाइड किया है। तो अब देखो एक बार मामला चल रहा है कहाँ पे, सीजीएम के पास, और हस्बैंड कहाँ पहुँच गया है, हाई कोर्ट में। सीजीएम ने नोटिस किसको कर दिया, हस्बैंड को। हस्बैंड जाके फिर सीजीएम कोर्ट में कहता है कि सर देखिए रुक जाइए, अभी हाई कोर्ट इसको फाइनली देख रही है, उनको देख लेने दीजिए तब आप देखिएगा। तो बीएनएसएस भी कहता है बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब अपील फाइंड आउट हो गया उसके ऊपर, वेर इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, वो हस्बैंड कोर्ट में आ गया और मैजिस्ट्रेट को बता रहे हैं कि देखिए सर, और ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट टू हुम द केस मे हैव बीन ट्रांसफर्ड दैट एन अपील इज पेंडिंग अगेंस्ट द डिसीजन अराइव्ड एट द जुडिशियल प्रोसीडिंग आउट ऑफ व्हिच द मैटर हैज अराइजन। दिस वन, किसी भी मैटर पे अब फैमिली कोर्ट में उसके अगेंस्ट ही जजमेंट आ गई होगी, उस पर वो अपील चला गया, अपील में चला गया है, तो उसको क्या कर देंगे, वो एडजॉर्न कर दे हेयरिंग को जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती है। दैट हियरिंग शैल बी एडजॉर्न फॉर द टाइम बीइंग। सही है, नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं। चलिए summary procedure for trial giving the false evidence, section 383। सुनिए, अब देखो पहले इसको समझ लो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बिल्कुल सफेद झूठ होता है और लोग कोर्ट में बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक विटनेस है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में विटनेस का नाम क्या होता है, हम कहेंगे देखो उसको नाम ऐसे देते हैं PW1, मतलब अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, दूसरा विटनेस है तो PW2, और डिफेंडेंट का भी विटनेस है तो DW1 और DW2, DW, मतलब सबका नाम होगा ऐसे, यही नाम होगा। कोर्ट में क्या होता है ना, किसी का नाम से किसी को नहीं बुलाते। प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, एप्लीकेशंस में, आप कोर्ट के जजमेंट्स में, ऑर्डर में नाम कहीं नहीं लिखते। क्यों भला? क्योंकि इससे पर्सनल फीलिंग आ जाती है कि साथ जो मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, दैट लाइक दैट। इवन द एडवोकेट विल नॉट टेक द नेम ऑफ द क्लाइंट। एडवोकेट अपने क्लाइंट्स को भी क्या रेफर करेंगे, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। इवन प्लेंटिफ में भी आपको नाम नहीं लिखना है। नाम कहाँ होगा, सिर्फ एक जगह, कहाँ पे होगा नाम, मेमो ऑफ पार्टीज के ऊपर नाम रहता है, बाकी और नाम कहीं नहीं होता, ठीक है। और कंप्लेंट केस है तो विटनेस को क्या बुलाएंगे कंप्लेंट केस में, उसमें बुलाएंगे CW1, CW2, कंप्लेनेंट विटनेस 1, कंप्लेनेंट विटनेस 2, ठीक है। कोर्ट में शॉर्ट्स बड़े चलते हैं, शॉर्ट डेट, शॉर्ट पॉइंट्स जो होते हैं वो सब बहुत अच्छी चलता है, नहीं जैसे होता है ना NDOH मीन्स PDOH मीन्स, इधर देखोगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, previous date of hearing, that was LDOH भी कहते हैं,
लास्ट डेट ऑफ हियरिंग, अब आइए। इसमें बताता हूँ किसका होगा, अभी रुको बता रहा हूँ। अब सुनिए, अभी तो शुरू भी नहीं किया है इसको। अब सुनो क्या होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो कोर्ट में खड़े होकर सभी झूठ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये विटनेस है, कोर्ट में आया, मान लो PW3 है, राम कुमार है PW3, इसने गवाही दी अपनी। अब गवाही तब तक वैलिड नहीं होती जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो। अब उसकी सीई हो रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में इससे पूछा, देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, जो अपोजिट काउंसिल का सीधा टारगेट होता है कि इसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवा दे जो झूठा लगे, झूठा साबित हो जाए। इसको क्या कहते हैं, विटनेस को डिस्क्रेडिट कर देना। विटनेस के ऊपर से विश्वास कोर्ट का उठ जाना। तुमने 5 चीजें पूछा तुमसे, तुमने सभी बोला, सबने मान लिया। छठा चीजें पूछा, वो तुमने झूठ बोल दिया। तो ये जो 5 चीजें जो तुमने जवाब दिया ना, वो भी बेकार समझ गया। इसको कहते हैं क्या है, विटनेस क्या हो जाना, डिस्क्रेडिट हो जाना। ठीक है, इससे कहते हैं विटनेस डिस्क्रेडिट हो जाना। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्रिमिनल केस है तो इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। इसमें क्रिमिनल केस में अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस है और 5 में से एक सवाल कोई गलत झूठ निकल गया उसका, तब तो पूरा केस ही प्रोसिक्यूशन का हिल जाता है, वो गवाही बर्बाद हो जाता है। फिर उसकी पूरी की पूरी गवाही को ना कोर्ट डिस्क्रेडिट कर देती है, ऐसा होता है। तो अगर डिफेंस काउंसिल बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछता है, स्मार्ट एंगल को घुमा के अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करता है, पूछ रहा है, और विटनेस फंस गया उसमें और गलत बोल दिया, तो पूरा केस हिल गया। अच्छा, कभी कभी जो विटनेस बनाया हुआ रहता है ना, फर्जी रहता है, उसको सिखा के भेजते हैं कि ऐसे पूछे तो ऐसे बोलना, ऐसे पूछे तो ऐसे बोलना, वो फंसता है कोर्ट में हमेशा। अब जैसे देखो PW3 है, PW3 से पूछा गया कि तुम मोहन कुमार को जानते हो? PW3 बोला मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता। अब अपोज डिफेंस काउंसिल ने एक फोटो निकाली, देखो ये फोटो, इसमें तुम और मोहन कुमार हो साथ साथ। ये दूसरी फोटो भी देखो, तुम दोनों साथ साथ हो। तीसरी फोटो भी देखो, तुम दोनों साथ साथ हो। अब वो क्या रिएक्ट करेगा, उसका मुंह बन गया कि ये तो फंस रहा हूं मैं। तो बोला 1-2 बार मिला था पहले। और कब मिले थे? इस डेट पे मिला था। कहाँ मिले थे? उस पार्टी में मिला था। तो जब इतनी अच्छी मेमोरी है तो झूठ क्यों बोला नहीं जानते हो? तो वहां पे क्या हो गया, जज भी देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को नोट कर लिया कि ये तो आते ही स्टार्टिंग में झूठ बोल दिया था। तो ऐसे विटनेस के लिए क्या होता है, सेक्शन 383 आ जाते हैं, इसको सजा मिलनी चाहिए। देखो उस वक्त तो ठीक है, केस आगे बढ़ रही है, लेकिन इस विटनेस के लिए एक नई सिलसिला शुरू होना है उसको, एक दूसरा नोटिस जाएगा, वो अलग चीज है। कोर्ट में आपने झूठी गवाही दे दी उसकी, तो अभी क्या, समरी प्रोसीड फॉर ट्रायल फॉर गिविंग व्हाट, फॉल्स एविडेंस। अब देखिए सुनिए क्या मैटर है 383। अच्छा, यहां पे सिचुएशन स्पेसिफाइड है, इफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यहां तक देखिए, ए कोर्ट ऑफ सेशन मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास expresses his opinion to the effect that any witness appearing in such proceeding had knowingly or willfully giving the false evidence or had fabricated the false evidence with the intention that such evidence should be used in such proceeding. Now, that was so proceeding. आगे देखेंगे, it or he may if satisfied that it necessary that expedient in the interest of justice, witness की summary trial होनी चाहिए ताकि उसने फैब्रिकेट किया है और फॉल्स एविडेंस दिया है। तो कोर्ट क्या करती है वहां पे, कॉग्निजेंस लेगी ऑफ द ऑफेंस एंड मे आफ्टर गिविंग द ऑफेंडर एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर सच ऑफेंस, ट्राई करेगी इस ऑफेंस को समरी और सेंटेंस करेगी उसको इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 और बोथ, 1000 और बोथ। सही है। अब देखो इसका मिसयूज बताता हूं, कहां का इसका क्या मिसयूज होता है। देखो इसका मिसयूज बताता हूं। अभी आपने समरी ट्रायल के लिए इसने बोला कि 3 साल से ऊपर वाले पनिशमेंट का समरी ट्रायल नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, बट होता भी है, ये भी सही है। अब सुनो क्या होता है, सुनो। सपोज करो एक बॉय एंड गर्ल दोनों के अफेयर्स हैं, ठीक है,
दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन है, बॉय ने गर्ल से मैरिज का प्रॉमिस किया और अब ब्रेकअप कर लिया, अलग हो गया और अब ये शादी करने से इनकार कर रहा है। ठीक है, शादी करने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। गर्ल चली गई पुलिस में और पुलिस ने सारी बताई डिटेल और पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। हालांकि सीआरपीसी के वक्त तो इसको रेप के नाम से ही बुलाते थे, बीएनएस में भी वही चीज़ है, लेकिन रेप नाम नहीं बोलते हैं, उसमें सिर्फ यही चीज़ थोड़ा बदल दिया है कि रेप बोलते नहीं है। ठीक है, लेकिन पनिशमेंट सब वही है, प्रैक्टिकली कहने को रेप ही कहते हैं। फिर तो पुलिस ने क्या किया, रेप का चार्ज बॉय पे लगा दिया। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। सही है, जेल में डाल दिया। अब पुलिस जेल में है, वो अंदर बंद है। अब निकले कैसे? बेल मुश्किल है क्योंकि एविडेंस, बिल्कुल सारे एविडेंस खिलाफ में है। लड़की की स्टेटमेंट है, कई होटल्स के बिल्स हैं, दोनों के साथ रहने के कई वीडियोज फोटोग्राफ्स हैं, तो बेल तो भूल जाओ, बेल नहीं मिलता। वो सब ट्राई कर लिया, बेल नहीं। अब क्या किया, एक रास्ता निकाला। दोनों बोला गर्ल को कि अब वो शादी करने को रेडी है। फैमिली वाले ने कर लिया पूरा सेटल, इंगेजमेंट भी कर लिया कि जेल से छूटते ही शादी कर लेंगे या अंदर ही कर लेते हैं, जो भी है। ठीक है, अब गया कोर्ट में बेल लगाने, सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट से बेल मांगा। क्या सेशन कोर्ट बेल देगी अब ऐसे हालात में? क्या शादी कर लेने के बाद जो रेप था पहले, अब वो रेप नहीं रहेगा? सेशन कोर्ट तो पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है, नहीं देगी बेल, मना कर देगी। अब क्या करेगा? एक रास्ता है हाई कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट को अगर बताए कि भाई हम शादी कर रहे हैं, फैमिली सेटल करेंगे, तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, वो मूव कर जाती है नॉर्मल ट्रैक से और वो दे देती है। लेकिन चलो हाई कोर्ट में नहीं जाना है, ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं जाना है। अब क्या होगा? हाई कोर्ट में भी बेल इतना जल्दी नहीं मिल जाता, क्योंकि हाई कोर्ट में डेट्स लंबे लग जाते हैं बेल पे भी, और 6-7 महीने इंसान ऐसे अंदर रह जाते हैं। अब क्या करेगा? तो अब एक रास्ता है। रास्ता ये है कि चार्जशीट फाइल हो गई है, वो लड़का जेल में है, लड़की कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाए। जो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल, जो 164 का बयान दिया था, सीआरपीसी के प्रोविजन ही मेरे पे चला रहता है हमेशा, तो बोल जाते हैं, जो 164 का बयान दिया था, इसमें 183 आ गया है ना, जो 183 बीएनएस का बयान है। और जब कोर्ट में आके वो बयान दे रही है तो कोर्ट में रिवर्ट हो गई। इसको क्या कहते हैं? विटनेस क्या हो गया? क्या कहेंगे इसको? विटनेस क्या हो गया? हॉस्टाइल हो गया। जो बयान हमारा पहले था उसको बदल दिए तो क्या हो गया? हॉस्टाइल। कोर्ट में आके कहती कि हम दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गई थी, शादी करने को तो पहले से ही तैयार था, मैंने कुछ बोला था करने को, नहीं किया, तो मैंने झूठ मूठ का पुलिस में ये लिखवा दिया। सही है, मैंने झूठ मूठ का पुलिस में लिखवा दिया। अब जज के पास ये कंप्लेंट होगी, ये चीज स्टेटमेंट लड़की का ही आ गया, तो वो केस को क्यों आगे बढ़ाएं? फिर मामला तो वहीं खत्म हो गया। जज ने लड़के को क्या किया? छोड़ दिया। क्या बात वहीं खत्म हुई? बात वहीं खत्म हुई। अब लड़की ने झूठ बोला, तो लड़की ने जब झूठ बोला तो उसके लिए पकड़ में आ गया 383। ठीक है, अच्छा इसमें जज मिले रहते हैं, पहले से जज को बताया गया कि दोनों शादी कर रहे हैं और जज ने बेल डिसमिस किया हुआ है। जज चाहते थे बेल दे दो, मामला बड़ा अच्छा है, लेकिन जज ने क्या हुआ है? बेल डिसमिस कर दिया है। नहीं, और जज ही हिंट्स दे देते हैं, हॉस्टाइल हो जाना कोर्ट में तो छोड़ देंगे, जज ही हिंट्स दे देते हैं अनऑफिशियली, और ये वकील भी बता देते हैं कि कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाए, छोड़ देगा जज। ठीक है, तो लड़की क्या हो गई? हॉस्टाइल हो गई, जस्ट फॉर द सेक दैट यू नो कि वो उनकी शादी हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो। अब लड़की कोर्ट में हॉस्टाइल हो गई और जज ने ऑर्डर पास कर दिया, लड़के को छोड़ दिया। अब जज को लड़की को भी बचाना है, क्योंकि लड़की के ऊपर भी 383 का, अब वो लड़की के ऊपर 383 वाला प्रोसीडिंग चला देंगे, और उसी में उस लड़की को ना सिर्फ 500 रुपये का फाइन लगा के छोड़ दिया कि लो तुम पे 500 रुपये का फाइन, तुमने कोर्ट में झूठ बोला था। ये समझ में 383 में ये भी, इसको कहते हैं मिस यूज करना प्रोविजन को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो बात आती है 3 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 और बोथ। तो जज ने क्या किया? 1000 भी नहीं लगाया, लो 500 ही लगाता हूँ। ठीक है, 500 लगा के छोड़ दिया। अब जज का भी कुछ नहीं भी करने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टी तो पहले से कोई कंप्लेंट तो कोई करने वाला है नहीं, इसमें कोई कंप्लेंट तो करने वाला है नहीं। लड़की हॉस्टाइल हो चुकी है, ठीक है, लड़की को पनिशमेंट इतना दे दिया 500, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो इस तरह से ना ये जो शादी वाला जो केस होता है ना, शादी रेप वाला केस, 90% केस ऐसे सेटल हो जाता है। जो लड़के जेल में जाता है और जेल में जाके शादी करने को तैयार हो जाता है, फिर लड़की कोर्ट में बयान बदल देती है और फिर लड़की को 500 रुपये का फाइन लग जाता है और फिर मामला खत्म हो जाता है। और दूसरा रास्ता फिर क्या होता है? लड़की ने
अब कॉम्प्रोमाइज क्या स्टेटमेंट दे बदल रही है तो हाई कोर्ट से बिल ले लें, हाई कोर्ट फिर दे देगी। दो चीज़ें बस होती है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ होती है, और हाई कोर्ट में बिल ले लें और उस तरह से चल जाता है। फिर केस को क्वेश्चनिंग में लगा ले, क्वेश्चनिंग भी बड़ी मुश्किल होती है, फिर क्वेश्चनिंग भी नहीं करते रेप केस की, है ना। तो दैट इज द ट्रिक्स जो कि लोग यूज करते हैं और बहुत यूज करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बयान बदल देने के बाद जब लड़की स्टेटमेंट बदल देती है और लड़का छूट जाता है तो बाहर आके शादी से इनकार कर देता है। फिर उसके बाद वो लड़की फिर कुछ नहीं कर पाती है, फिर तो वो गई, वो तो खुद ही स्टेटमेंट चेंज कर चुकी है कोर्ट में, फिर कुछ नहीं हो सकता। सर अगर लड़की ने ऐसे मतलब आपने बताया हाई कोर्ट के अंदर गई बेल और ऐसे कोर्ट ने बट उस ऑर्डर में मेंशन किया हो कि 2 साल बाद इसकी शादी होगी, कोर्ट ने शादी की प्रॉमिस, कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं करती कि 2 साल बाद शादी होगी। नहीं सर, बट एक ऑर्डर मैंने सच में देखा है, रिसेंट केस आया मेरे नजर में, और उसके अंदर हाई कोर्ट में उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। वो किसी का सबमिशन होगा, ऑर्डर थोड़ा होगा कोर्ट का। हाँ, बट ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट करती है किसी हाई कोर्ट ने कैसे लिखा है? तो मैं ऐसे तुम्हारी बातों पे हम थोड़े कोई रिएक्शन दे सकते हैं जब तक पेपर हाथ में नहीं रहे, है ना। उसके लिए तुम नकुल से डिस्कस करो। नकुल है ऐसा ऑर्डर क्या? किसी को शादी करने के लिए फोर्स थोड़ी किया जा सकता है। शादी करने के लिए फोर्स थोड़ी करते हैं कि तुम 2 साल के भीतर शादी कर लोगे। ये ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच का एमओयू होता है, कोर्ट उसको मेंशन कर देती है कि दोनों पार्टी के बीच ये एमओयू है, देयर में बी द काइंड ऑफ थिंग, या किसी का सबमिशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो रेप के केसेज हैं वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इवन पॉक्सो का केस भी ऐसे सेटल करते हैं लोग कि गवाही बदल दिया कोर्ट में आकर के, और गवाही बदल दिया तो जज ने क्या किया, अब वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि जज क्या करे। उसको सजा भी दे सकते हैं 3 महीने तक की। जज देखते हैं मामला जेन्युइन है, ठीक है, छोड़ो, जाने दो, हटाओ, तो थोड़ा फाइन लगा के छोड़ दिए। और यहाँ अगर यहाँ एंड फाइन होता ना तब बड़ा मुश्किल हो जाता। एंड फाइन क्या, फिर तो देना ही पड़ता। इसको डिस्पोज ऑफ इसलिए भी करते होंगे ना ताकि फालतू में केस और ना बढ़ेगा, दोनों पार्टी करना चाहते हैं तो क्यों बढ़ाना। ठीक है, इसमें प्रोसीजर समरी ट्रायल का फॉलो होगा। नो, ठीक है ना। अब बोलोगे ये तो बड़ा सस्ता में छूट गई लड़की, वो कोर्ट में झूठ भी बोली, एफआईआर लिखवाया, इतना केस चलवाया। अब जज को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर कि भाई तुम तो बड़ी झूठी हो, तो वो 379 वाला प्रोसेस भी चला सकते हैं। वो जज का डिस्क्रिशनरी मैटर होता है, नहीं मतलब वो जज क्या होते हैं, बहुत मेच्योर पर्सन होते हैं। जो सेशन जज होते हैं बहुत मेच्योर पर्सन होते हैं, उनको ना गुस्सा नहीं आएगा जल्दी। ये जज बनने की क्वालिटी होती है कि आपको कोई कितना भी कुछ बोले, कुछ भी बोले, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप साफली रिएक्ट नहीं करेंगे, हमेशा पोलाइट रहेंगे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। और डाउन टू अर्थ रह के, पोलाइट रह के बहुत बड़े से बड़े काम कर देते हैं। एक पर्सन देख रहा है कि साहब ये लड़की है लेकिन झूठ बोली है, मजबूरी में बोली है, इसको बेवकूफ़ बनाया गया था, फंस गया था, फंस गई थी, अब इसका लाइफ सेटल हो रहा है, तो क्यों फालतू में उसको 3 महीने का जेल भेजें? उसको 3 महीने का जेल क्यों भेजें? जज बोलते हैं छोड़ो, नहीं भेजते जेल। लेकिन जज समझ में आ गया, अरे ये तो वो लड़की है जो 4 केस और भी पहले की हुई है, 5-6 लोगों पे और ऐसे केस किए हैं, उनसे पैसे लेके सेटल की थी, इससे भी पैसे लेके सेटल किया है, और ये तो झूठ मूठ का शादी शादी कह रहे हैं, बोल रहे हैं आपस में, लेकिन सेटल कैसे हुई है? पैसे लेके, उससे अच्छे खासे पैसे लिए। तो अब जज भी बोलेंगे कि भाई तुम्हें तो जेल भेजना पड़ेगा, और समरी वाले में चले तो कितने दिन के लिए जाएंगे? 3 महीने के लिए। हम तो तुमको 379 में पकड़ेंगे, तब वो उसको किस में कैच कर लेंगे? 379 में, है ना। अभी बैंगलोर में ही एक केस मिला था, एक लड़की ने 18 लोगों को इस तरह से चीट किया हुआ था, 18 लोगों से पैसे लिए हुए थे, और सबसे एफआईआर करवा करके वो पैसे लेती थी। उसके बाद जब लास्ट में एक जज ने पकड़ लिया और उसको जो है 379 पे प्रोसीडिंग में डाल दिया फिर, है ना। करते हैं तो पनिशमेंट बीएनएस के अकॉर्डिंग होती है। हाँ, फिर तो बीएनएस के अकॉर्डिंग चले जाएंगे ना, वो तो ज़्यादा है, वहाँ तो ज़्यादा है, वहाँ तो बचेगा नहीं। अच्छा, अब एक्शन इनिशिएट हो गई। अगर कोर्ट को लग रहा है कि अपील प्रिफर्ड है, रिवीजन कोई प्रिफर्ड है, कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट पेंडिंग है, तो अपनी प्रोसीडिंग वो फिलहाल क्या कर देंगे? स्टे कर देंगे, जब तक
अपील डिसाइड ना हो जाए, तो ये हो जाता है अपील। तुम ये साइट पे पढ़ोगे ना हमारे, तो मैंने शॉर्ट में बहुत कुछ लिख दिया, मतलब इतनी चीज़ों को मैंने शॉर्ट में डाल दिया यहाँ पर। तो इट वाज सेक्शन 383 समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 383। ठीक है, दैट्स वेरी फाइन प्रॉब्लम। ये सब मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ मैंने प्रैक्टिकली क्या होता है वो सब भी बता दिया, ये सब लिखते हैं इसमें। यहाँ देखिए, द प्रोसिक्यूट्रिक्स हैड फाइल्ड एफआईआर। प्रोसिक्यूट्रिक्स किसको कहते हैं? लेडी जिनके अगेंस्ट क्राइम होता है, अगेंस्ट accused person, stating that the accused person waylaid her and raped her one after another. Accused person were thereupon put on the trial. During the trial proceedings, the prosecutrix denied the rape having committed on her by the accused, and even the fact that she has lost the FIR. Under these circumstances, initiation of prosecution against her for the fabricating evidence was proper, since she had admitted her guilt. Imposition of 3 months simple imprisonment was proper in her case. महिला विनोद कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दिस वन। नॉर्मली 383 रेप केस के लिए ही ज़्यादातर यूज़ होता है, नॉर्मली सब में वो इसी में चलता है वो। ये कंप्लेंट किस माना जाता है? कंप्लेंट किस माना जाता है? कंप्लेंट जैसा होता है वो चलिए नहीं, वो थोड़ा सा और रह जाएगा, इसको नेक्स्ट में ही करते हैं। 384 385 थोड़ा सा रह गया। मेन प्रोविजन